गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग मेंडल के जीवन परिचय के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो मेंडल का जो जन्म है वो 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया शहर में, ऑस्ट्रिया जो कंट्री है उसमें हुआ था। अपने जन्म के बाद में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी और पढ़ाई पूरी करने के बाद वो ऑस्ट्रिया के एक शहर है ब्रुन शहर, उस ब्रुन शहर में वो चर्च में क्या बन गए, पादरी बन गए। लगभग 1843 के समकक्ष ये बात है। जब वो ब्रुन शहर में चर्च में पादरी बन गए थे तो वहीं चर्च की जमीन जो थी वहां पर उन्होंने उद्यान मटर के पौधे पर, उद्यान मटर का पौधा जिसका वानस्पतिक नाम जो है, वैज्ञानिक नाम जो है वो पायसम सटाइवम भी है, तो उद्यान मटर के पौधे पर मेंडल ने लगभग 7 साल तक संकरण से संबंधित प्रयोग किए थे। फिर से सुनो मैं क्या कह रहा हूं कि मेंडल ने जब चर्च में पादरी वो बन गया था तो चर्च की जो जमीन थी उस जमीन पर उन्होंने मटर के पौधे पर, उद्यान मटर के पौधे पर, जिसको हम पायसम सटाइवम, जिसका वानस्पतिक नाम जो है पायसम सटाइवम, तो उस उद्यान मटर के पौधे पर उसने 7 साल तक संकरण से संबंधित प्रयोग किए। और प्रयोग करने के बाद में जो निष्कर्ष उसके समक्ष आए थे, जो निष्कर्ष उन्होंने निकाले थे, उन निष्कर्षों को ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष उन्होंने शोध पत्र के रूप में प्रस्तुत किया। लगभग 1865 में की बात है। फिर उसके 1 साल बाद यानी कि 1866 में मेंडल के ये जो प्रयोग थे और प्रयोगों के जो निष्कर्ष थे, ये निष्कर्ष जो है वो एक ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की वार्षिकी में, ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की वार्षिकी में पादप संकरण पर प्रयोग के का जो शीर्षक है उसके नाम से क्या हुआ, प्रकाशित हुआ। 1865 में तो उसने क्या किया, अपने प्रयोगों को के जो निष्कर्ष थे उन्हें ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष शोध पत्र के रूप में उसने प्रस्तुत किया। फिर उसके जो प्रयोग थे उन प्रयोगों का जो प्रकाशन हुआ था वो ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की वार्षिकी थी। पूरे साल भर का जो लेखा जो होता है वो वार्षिक पत्रिका में इस शीर्षक के नाम से, पादप संकरण पर प्रयोग, इस शीर्षक के नाम से वो क्या हुआ, प्रकाशित हुआ था। परंतु मेंडल को अपने जीवन के दौरान इसका क्रेडिट नहीं मिला था। लोग इन प्रयोगों को नहीं समझ पाए थे और उसी समय पर डार्विन का और लेमार का जो सिद्धांत था, डार्विन का जो प्राकृतिक वर्ण का जो सिद्धांत था, उस और लोगों का ध्यान ज्यादा जा रहा था। तो मेंडल जो है वो लगभग 1884 में मेंडल की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, मेंडल ने अपना जो भी प्रयोग किए थे उन प्रयोगों के आधार पर जो निष्कर्ष निकाले थे उन निष्कर्षों को आनुवांशिकता के नियम कहते हैं, द लॉ ऑफ जेनेटिक्स, आनुवांशिकता के नियम कहते हैं, और इन्हें मेंडलवाद के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 1884 में मेंडल की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो जीवन के दौरान उनको इस चीज का क्रेडिट नहीं मिला था क्योंकि मेंडल ने सबसे पहले संकरण पर और या जेनेटिक्स पर, आनुवांशिकता पर उन्होंने बहुत ही सटीक प्रयोग किए थे और उसके आधार पर बहुत ही अच्छे निष्कर्ष निकाले थे। हालांकि उस समय इतने इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप नहीं थे, फिर भी मेंडल ने अपने जो नियम निकाले थे वो बिल्कुल सही थे। तो मेंडल की मृत्यु के बाद लगभग सन 1900 में 3 वैज्ञानिक आए थे जिन्होंने फिर से इन नियमों पर क्या की थी, रिसर्च की थी। फिर से उन्होंने अपनी रिसर्च की थी 3 वैज्ञानिकों ने। 3 वैज्ञानिक कौन कौन है? एक वैज्ञानिक है हॉलैंड का हुगो डी व्रीज, हॉलैंड का हुगो डी व्रीज, जर्मनी का कार्ल लोरेंज और ऑस्ट्रिया का एरिक वॉन शेरबक। ये 3 वैज्ञानिक हुए। इन तीनों वैज्ञानिकों ने मेंडलवाद की पुनः खोज की। ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है, लिख रहा हूं मैं। हॉलैंड के हुगो डी व्रीज, जर्मनी के कार्ल लोरेंज, और ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शेरमन।
ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शेरमन ने मेंडलवाद की पुनः खोज की थी। एक बार इसका जीवन परिचय फिर से देख लेते हैं। मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 में हुआ था ऑस्ट्रिया में। उसके बाद 1843 में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी और पूरी करने के बाद ऑस्ट्रिया में ही वो बुल शहर में एक चर्च में क्या बन गए, पादरी बन गए। और वहां पर उन्होंने उद्यान मटर, जिसको क्या कहते हैं, वैज्ञानिक नाम क्या है जिसका, पाइसम सकाइवम, उस पौधे पर लगभग 7 साल तक संकरण से संबंधित प्रयोग उन्होंने किए। और प्रयोग करने के बाद जो कुछ निष्कर्ष थे, उन निष्कर्षों को 1865 में उन्होंने ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष शोध पत्र के रूप में क्या करा, प्रस्तुत किए। उसके लगभग 1 साल बाद उसी ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की जो वार्षिकी है, उस वार्षिकी में इन प्रयोगों का प्रकाशन हुआ और उसका शीर्षक क्या था, पादप संकरण पर प्रयोग। इस नाम से वो क्या हुए, प्रकाशित हुए थे। फिर मेंडल ने उद्यान मटर पर किए गए जो प्रयोग है और प्रयोगों के आधार पर जो नियम निकाले थे, उन नियमों को मेंडलवाद कहते हैं या आनुवांशिकता के नियम कहते हैं। और उसके बाद में लगभग 1884 में मेंडल की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। फिर मेंडल की मृत्यु होने के बाद में लगभग सन 1900 में 3 वैज्ञानिक आए जिन्होंने मेंडलवाद की फिर से क्या करी थी, खोज की थी। कौन कौन से थे वो, हॉलैंड का हुगो डी व्रीज, जर्मनी का कार्ल लोरेंज और ऑस्ट्रिया का एरिक वॉन शेरमन। ये 3 वैज्ञानिक हुए जिन्होंने मेंडल ने जो प्रयोग किए उनकी फिर से क्या की थी, उन्हें खोज की थी। और फिर उनको लगा कि वास्तव में उसने जो प्रयोग किए थे वो बहुत सटीक थे और जो निष्कर्ष निकाले थे वो बिल्कुल सही थे। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिससे हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा पढ़ा सके। तभी मेंडल के जीवन परिचय के बाद बात करते हैं मेंडल की सफलता के कारणों के बारे में। तो मेंडल के जो अपने प्रयोग में सफल हुआ उसके क्या क्या कारण रहे हैं, उसमें सबसे पहला जो कारण है वो है पौधे का चुनाव। मेंडल ने बहुत ही सावधानी पूर्वक तरीके से उद्यान मटर के पौधे का चुनाव किया। उद्यान मटर के पौधे का चुनाव मेंडल ने क्यों किया, इसके बारे में इसी वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट ये हुआ कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए, संकरण प्रयोग के लिए पौधे का जो चुनाव किया बहुत ही सावधानी पूर्वक तरीके से किया। दूसरा जो सफलता का कारण रहा वो ये रहा कि उन्होंने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे उन्होंने एक जोड़ी लक्षण ले लिया, जैसे पौधे की लंबाई ले ली कि एक लंबा पौधा ले लिया और एक बौना पौधा ले लिया और उन दोनों में क्या कराया, संकरण कराया। संकरण कराने के बाद उन्होंने कई पीढ़ियों तक इस लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। तो ऐसा करने से क्या हुआ, जो उनके पास आंकड़े आए वो बहुत सटीक आए कि उन्होंने केवल एक ही लक्षण पर ध्यान दिया कि एक लक्षण की वंशागति किस प्रकार से अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होती है। तीसरा जो मेंडल की जो सफलता है उसका जो कारण रहा वो ये रहा कि उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे, संकरण से संबंधित जो प्रयोग किए थे और प्रयोग पर जो उन्होंने निष्कर्ष निकाले थे, उन निष्कर्षों का उन्होंने गणितीय अभिलेख रखा, सांख्यिकीय विश्लेषण उनका सावधानी पूर्वक तरीके से किया ताकि परिणाम जानते समय उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। तो 3 प्रमुख कारण रहे हैं मेंडल की सफलता के। पहला कारण क्या रहा कि उन्होंने मटर के पौधे का चुनाव किया था। दूसरा कारण क्या रहा, एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। और तीसरा जो कारण रहा वो यह रहा कि प्रयोग से संबंधित सभी आंकड़ों का उन्होंने सांख्यिकीय विश्लेषण किया, यानी कि गणितीय अभिलेख उन्होंने रखा। अब हम बात करते हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का ही चुनाव क्यों किया। तो पहला जो कारण रहा है वो ये रहा है कि जो मटर का जो पौधा होता है ना वो 1 वर्षीय होता है, मतलब एक अल्प समय में ही, बहुत कम समय में हम उसकी बहुत सारी पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते हैं।
अगली पीढ़ी, अगले साल, उसके अगले साल फिर अगली पीढ़ी, फिर उसके अगले साल फिर अगली पीढ़ी। इस प्रकार से हम बहुत कम समय में बहुत सारी पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते हैं। अगर मेंडल इसकी जगह कोई बहुवर्षीय पौधे का चयन करता तो वो ज्यादा पीढ़ियों का अध्ययन नहीं कर पाता, क्योंकि बहुवर्षीय जो पौधे होते हैं उनका जीवन काल कई वर्षों का होता है, जबकि मटर के पौधे का जो जीवन काल है वो केवल 1 वर्ष का ही होता है। तो अगले साल वो उसकी अगली पीढ़ी का अध्ययन कर सकता है और उससे अगले साल वो जो अगली पीढ़ी है उनके जो आने वाली पीढ़ी है उनका अध्ययन कर सकता है। तो मटर का पौधा कैसा होता है? 1 वर्षीय होता है। कम समय में ही इसकी कई पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। दूसरा जो कारण रहा है वो ये रहा है कि मटर के जो पौधा होता है वो द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी होने से फायदा क्या है? ये फायदा है कि उसमें स्वपरागण तो होता ही है और परपरागण भी आसानी से किया जा सकता है। द्विलिंगी होने से ये फायदा हुआ कि मटर के पौधे में स्वपरागण तो होता ही है और परपरागण भी उसमें आसानी से किया जा सकता है। स्वपरागण और परपरागण के बारे में आप समझते होंगे कि जब किसी पुष्प का परागण जो है वो उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिर जाता है तो वो क्या कहलाता है? स्वपरागण। और जब एक पुष्प का जो परागण है वो उसी जाति के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाके गिरता है तो वो क्या कहलाता है? परपरागण कहलाता है। परपरागण के कारण विभिन्नताएं उत्पन्न होती है और स्वपरागण के कारण हमको शुद्ध पौधा प्राप्त होता है। तो दूसरी जो सफलता का जो कारण रहा है वो क्या रहा है कि मटर का पौधा कैसा होता है? द्विलिंगी होता है और द्विलिंगी होने के कारण उसमें स्वपरागण तो आसानी से किया जा सकता है, परपरागण भी आसानी से किया जा सकता है। अब कृत्रिम परपरागण कराने के लिए एक प्रक्रिया होती है जिसका नाम है विपुंसन। तो मटर के पौधे में विपुंसन के द्वारा कृत्रिम परपरागण आसानी से किया जा सकता है। विपुंसन की क्रिया क्या होती है ये मैं तुम्हें समझा देता हूं। विपुंसन की क्रिया में क्या होता है कि जैसे सपोज करो कि ये हमारे पास कोई पौधा है, फ्लावर है और फ्लावर में ये हमारे पास यहां पर ये पराग कोष है और पराग कोष में क्या होते हैं? परागकण होते हैं। ठीक है। अब स्वयं परागण को रोकने के लिए हम क्या करेंगे? चिमटी की सहायता से इनके यहां से इसको क्या कर दिया? हमने काट दिया। इन पराग कोषों को हमने इस पुष्प में से क्या कर दिया? हटा दिया। हटाने के बाद ये हट गए और हटाने के बाद हमने क्या किया? इस पुष्प को यहां से पॉलीथीन की सहायता से हमने क्या कर दिया? बांध दिया। इस पुष्प को पॉलीथीन की सहायता से क्या कर दिया? बांध दिया। ऐसा करने से क्या होगा कि इस पुष्प पर अब किसी और पुष्प के परागकण नहीं आ सकते हैं। अब हमें इच्छित परागण लेकर, जिसका हमको संकरण कराता है उसके परागण लेकर हम यहां पर इनको छिड़क देते हैं पॉलिथीन छोड़कर, खोलकर, और इस प्रकार से इसमें मनचाहा संकरण हमने करवा दिया। तो कृत्रिम परागण हम आसानी से करवा सकते हैं किसमें? मटर के पौधे में। तो अगला जो कारण है वो यह है कि मटर के पौधे का जो आकार है वो कैसा होता है? बहुत छोटा होता है। इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि हमें बहुत कम छोटे से क्षेत्र में हम बहुत सारे पौधों को उगा सकते हैं। तो विभिन्नताएं उनमें देख सकते हैं। और लास्ट जो है वो ये है कि मटर के पौधों में बहुत सारे विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। विपर्यासी लक्षण का मतलब कि हमें बहुत सारी ऐसी किस्में मिल जाती हैं जिनमें एक दूसरे के विपरीत लक्षण होते हैं। जैसे पौधे की हमने लंबाई ली तो लंबा पौधा और बौना पौधा। जैसे हमने पुष्प की स्थिति देखी तो शीर्षस्थ पुष्प हुआ और कक्षस्थ पुष्प हुआ। जैसे हमने पुष्प का रंग देखा तो पीले रंग वाले हुए और हरे और झुर्रीदार, पीले और गोल बीज वाले हुए। बीज की मैं बात करूं, पीले और गोल बीज वाले हुए तो हरे और झुर्रीदार वाले बीज हो गए। फली की मैंने आकृति बात करी तो फली फली हुई और दबी हुई फली हुई। तो इस प्रकार से मेंडल ने यहां पर 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए थे मटर के पौधे में और उस पे उन्होंने क्या किया? आगे अध्ययन किया था, अपने प्रयोग किए थे। वो कौन कौन से 7 जोड़ी लक्षण है उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। फिलहाल आप देख लो कि मटर के पौधे का चयन क्यों किया? क्योंकि मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है, कम समय में कई पीढ़ियों को तैयार किया जा सकता है। मटर का पौधा द्विलिंगी होता है जिसमें स्वपरागण और परपरागण आसानी से किया जा सकता है। तीसरा, विपुंसन के द्वारा कृत्रिम परागण इसमें आराम से किया जा सकता है। चौथा, मटर के पौधे का आकार छोटा होता है। इसका फायदा क्या हुआ? कम समय में ही हम
बहुत कम स्थान में ही हम बहुत सारे पौधों को उगा सकते हैं। और लास्ट और इम्पोर्टेंट जो कारक था वो क्या था कि मटर के पौधे में बहुत सारे विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं, विपरीत गुणों वाले लक्षण पाए जाते हैं। वो कौन कौन से लक्षण थे जिन पर मेंडल ने प्रयोग किए थे? 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण थे जिनके बारे में हम अभी चर्चा करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम आगे इसके बारे में चर्चा कर सकें। मटर के पौधे के जो 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण हैं वो निम्न प्रकार है। जिन लक्षणों को लेकर मेंडल ने प्रयोग किए थे, संकरण से संबंधित प्रयोग किए थे, वो लक्षण निम्न प्रकार है। देखो, पहला जो लक्षण है वो लिया था पादप की ऊंचाई। अब इसमें 2 विपर्यासी लक्षणों की हम बात करें, एक तो होगा प्रभावी और एक होगा अप्रभावी। इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो प्रभावी कौन सा हुआ? लंबा। और अप्रभावी, इसका जो विपर्यासी लक्षण है या विपरीत जो लक्षण है वो कौन सा होगा? बौना। ठीक है। दूसरा है पुष्प की स्थिति। पुष्प की स्थिति कक्षीय पुष्प है या शीर्षस्थ पुष्प है। मतलब क्या हुआ? कक्षीय का मतलब ये हुआ कि सपोज करो ये आपका प्लांट है और प्लांट होने के बाद में इसका शीर्ष कहां हो गया? ये। लेकिन पुष्प जो उग रहा है वो शीर्ष पर ना उगे, यहां उगेगा, यहां। इस प्रकार से पुष्प जो उग रहा है वो कहां हो रहा है? यहां पर, यहां। ये शीर्षस्थ ना होकर कैसा हुआ? कक्षस्थ हुआ। शीर्षस्थ की मैं बात करूं तो शीर्षस्थ में इस तरह से होगा और ये पुष्प उगेगा। ये शीर्षस्थ स्थिति है, ये कक्षस्थ स्थिति है। इन दोनों में से प्रभावी कौन सा हुआ? कक्षीय। कक्षीय स्थिति जो है वो क्या हो गई? प्रभावी होगी। तीसरा जो है गुण वो है पुष्प का रंग। जो फूल जो आएंगे मटर के पौधे में वो कैसे कैसे आएंगे? बैंगनी भी आएंगे और सफेद भी आएंगे। लेकिन प्रभावी कौन सा हुआ? प्रभावी कारक कौन सा हुआ? बैंगनी। चौथा है अपरिपक्व फली का रंग। जब फली डेवलप होती है, जब पकने वाली होती है, उससे पहले की जो स्थिति है तो हरी भी होती है और पीली भी होती है। लेकिन प्रभावी कौन सी हो गई? हरी। उसके बाद में फली की आकृति की बात करूं मैं तो फूली हुई और संकीर्णित। फूली हुई का मतलब कुछ आपको इस प्रकार से मिलेगी और संकीर्णित का मतलब इस प्रकार से। ये फूली हुई स्थिति होगी, ये संकीर्णित स्थिति होगी। बीज की आकृति की बात करी तो बीज आपको गोल भी मिलेंगे और झुर्रेदार भी मिलेंगे इस तरीके से। प्रभावी कौन सा हुआ? प्रभावी हुआ गोल वाला हुआ और बीज का रंग पीला भी मिलेगा आपको और हरा भी मिलेगा। लेकिन प्रभावी कौन सा हुआ? पीला। इस प्रकार से विपरीत गुणों का जो जोड़ा है वो 7 लक्षणों को मेंडल ने लिया और 7 लक्षणों को लेकर अपने संकरण प्रयोग को उन्होंने क्या किया? कंप्लीट किया। तो मटर के पौधे में निम्न 7 प्रकार के विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं जिनको लेकर मेंडल ने संकरण प्रयोग किए थे। इनको भी आप स्क्रीनशॉट लेकर उतार लीजिए। अगले जो आपका जो वीडियो मिलेगा उसमें आपको प्रभावी और अप्रभावी लक्षण होते क्या है इनके बारे में हम विस्तृत से चर्चा करेंगे। और मेंडल के प्रयोग से जुड़ी हुई और अनुवांशिकी जो चैप्टर है उससे संबंधित जो शब्दावली है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आप इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।